है अगर स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ऑल नोटिफिकेशंस के लिए। स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज के वीडियो में हम देखेंगे रिसर्च एनालिस्ट के मॉक टेस्ट है उसको रिवील करेंगे। ये कुछ अपडेटेड क्वेश्चन है जो अभी प्रीवियस अगर आप एग्ज़ाम देखोगे तो उसमें इससे रिलेटेड ही ज़्यादातर क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो ये क्वेश्चन आपको काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं अगर आप रिसर्च एनालिस्ट का एग्ज़ाम दे रहे हो, जो कि सीरीज़ नंबर 15 है। और अगर आपको क्लासेस रिगार्डिंग कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर प्रोवाइड किया गया है, वहाँ से जाके आप डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हो। फर्स्ट अटैम्प्ट में हम एग्ज़ाम निकाल के देने की गारंटी प्रोवाइड कराते हैं विद द स्टडी मटेरियल। सो आपको कहीं अलग से परचेस करने की ज़रूरत नहीं होगी, हम आपको खुद ही प्रोवाइड कराएंगे सारे स्टडी मटेरियल्स, जिसमें आपके मॉक टेस्ट, एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर, वर्कबुक और शॉर्ट नोट भी रहता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, जो कि रिसर्च एनालिस्ट का एग्ज़ाम है। रिसर्च एनालिस्ट का एग्ज़ाम आप ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों दे सकते हो। अगर आप रिसर्च एनालिस्ट बनना चाहते हो तो ये काफ़ी हेल्पफुल है, जिसमें आपको फंडामेंटल एनालिसिस आता है और डीप नॉलेज आता है मार्केट का। तो अगर आप टेक्निकल या फंडामेंटल पार्ट्स में जाना चाहते हैं तो आप रिसर्च एनालिस्ट का ही सर्टिफिकेशन क्लियर कीजिए। मार्केट में काफ़ी जॉब रहते हैं इससे रिलेटेड और आपको काफ़ी अच्छी अच्छी कंपनीज़ में जॉब देखने को मिल सकती है, जो कि आप ऑनलाइन भी चेक करेंगे तो आपको वहाँ पे शो होगा। सो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज कैन बी कंसीडर एज थ्रेट इन शॉर्ट एनालिसिस ऑफ अ कंपनी। ठीक है, तो यहाँ पे पहले तो हम शॉर्ट एनालिसिस का फुल फॉर्म भरते हैं, देखते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। सो शॉर्ट एनालिसिस मतलब होता है, एस का मतलब होता है स्ट्रेंथ, डब्ल्यू का मीन्स होता है वीकनेस, ओ का मतलब होता है अपॉर्चुनिटीज़ एंड टी का मतलब होता है थ्रेड्स। तो शॉर्ट अगर कभी भी आप एग्ज़ाम अप्लाई कर रहे हो तो उस टाइम पे अगर आप जब भी एग्ज़ाम देने जाएंगे सेंटर में या ऑनलाइन भी एग्ज़ाम दे रहे हैं तो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स रहते हैं जिसके हमें फुल फॉर्म पूछा जाता है या फिर फुल फॉर्म ऑलरेडी दिया रहता है और हमें वहाँ पे शॉर्ट फॉर्म पे टिक लगाना होता है। क्योंकि देखिए ये कोई एग्ज़ाम ऐसा है कि यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम नहीं है, ये सिर्फ ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम है। यहाँ पे सिर्फ क्लिक करना है और जो भी आपको ऑप्शंस दिए होंगे उसमें से कोई राइट आंसर चूज़ करना है आपको। सो इसका जो फुल फॉर्म होता है, विच ऑफ दीज कैन बी कंसीडर एज थ्रेड इन शॉर्ट एनालिसिस ऑफ अ कंपनी। सो इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है शॉर्ट का मीन्स स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेड। सो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है, विच ऑफ दीज कैन बी कंसीडर एज थ्रेड इन शॉर्ट एनालिसिस ऑफ अ कंपनी। ओके, सो यहाँ पे पूछ रहा है ये कि शॉर्ट एनालिसिस ऑफ ए कंपनी के लिए थ्रेड कौन सा है, थ्रेड क्या आएगा विच ऑफ दीज ऑप्शंस में। मतलब कि द पेरेंट्स हेल्ड बाय द कंपनी आर एक्सपायरिंग, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द company is very weak, no succession planning in the company, pressure on government to be ban the company products। तो इन चारों में से कौन सा ऐसा शॉर्ट एनालिसिस है, शॉर्ट एनालिसिस का थ्रेड क्या होगा इन चारों में से। तो हम देखते हैं आगे। देखो हम यहाँ पे सबसे पहले एक्सप्लेनेशन की तरफ देखते हैं। एक्सप्लेनेशन में मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि यहाँ पे शॉर्ट का फुल फॉर्म क्या होता है। इन शॉर्ट एनालिसिस ऑफ अ कंपनी, थ्रेट्स आर एसेंशियली रिस्क दैट कम्स फ्रॉम एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। मतलब कि जो भी खतरा है वो बाहर से आता है, कंपनी के अंदर से नहीं। वीकनेस आर समथिंग फॉर द एबव फोर ऑप्शंस, द प्रेशर ऑन गवर्नमेंट टू बैन द कंपनीज प्रोडक्ट्स इज अ थ्रेट ऑफ द कंपनी in its external, the other three external weakness। दिया हुआ है कि प्रेशर ऑन गवर्नमेंट टू बैन द कंपनीज प्रोडक्ट्स, मतलब कि जो भी थ्रेड होगा, जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ है उसके थ्रू ही थ्रेड हो सकता है। मतलब कि बाहर से ही जो भी थ्रेड आ रहा है वो बाहर से, वो कंपनी के अंदर से नहीं होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है प्रेशर ऑन गवर्नमेंट टू बैन द कंपनीज प्रोडक्ट। सो शॉर्ट एनालिसिस के लिए थ्रेट कौन सा होता है, गवर्नमेंट का कोई भी प्रोडक्ट्स को बैन करना, वो उसके लिए प्रेशर होता है, जो कि शॉर्ट एनालिसिस के लिए सबसे बड़ा थ्रेट कहलाता है। तो ये द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी वेरी वीक, नो सक्सेशन प्लानिंग इन द कंपनी, ये सारी चीज़ें जो भी होंगी ये सब कंपनी के अंदर की आती हैं। सो इसका राइट आंसर जो है वो फोर्थ वन है। Moving to the next question, a foreign investor has invested in the existing financial instruments of a country. This is known as, so इसका जो right answer है वो है foreign portfolio investment।
ये इसका राइट आंसर है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, फॉरेन एड इन्वेस्टमेंट और फॉरेन फाइनेंशियल पार्टिसिपेशन। सो सेकंड वन जो होता है वो इसका राइट आंसर होता है बिकॉज ऑफ। सो इसका एक्सप्लेनेशन यही होगा कि अगर किसी ने पहले से ही इन्वेस्टेड किया हुआ है, फॉरेन इन्वेस्टर ने पहले से ही इन्वेस्टमेंट किया हुआ है और भी वो इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो वो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में आएगा। सो इसका एक्सप्लेनेशन अगर आप पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियरली समझ में आएगा ये। तो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का मतलब ये होता है कि अगर कोई भी फॉरेनर इन्वेस्ट करता है इंडिया में तो वो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कहलाएगा। सो ये इसका राइट आंसर है जो कि सेकेंड वन होगा। एक्सप्लेनेशन आप लोग थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि क्वेश्चंस पे आते रहते। एफडीआई का फुल फॉर्म यहाँ पे दिया हुआ है जो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो मैंने ऑलरेडी बताया है कि फुल फॉर्म शॉर्ट फॉर्म ये याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है इफ़ इम्पोर्ट्स आर मोर देन एक्सपोर्ट्स देन कंट्री विल हैव। सो ये आपको पहले मैं बता दूं कि दो अकाउंट्स रहते हैं कंपनी के। वो होता है आपका एक करेंट अकाउंट होता है और एक होता है कैपिटल अकाउंट। तो करेंट अकाउंट में आता है रिवेन्यू, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। एंड जो आपका कैपिटल अकाउंट होता है, कैपिटल अकाउंट में आते हैं, कैपिटल अकाउंट में आपका रहता है एफडीआई, एफआईआई, लोन्स, ये सारी चीज़ें आपकी आती हैं कैपिटल अकाउंट में। करेंट अकाउंट में आपका आता है रिवेन्यू, गुड एंड सेल्स एंड इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स, ये सब करेंट अकाउंट में आते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछ रहा है इफ़ इम्पोर्ट्स आर मोर देन एक्सपोर्ट्स देन कंट्री विल हैव। तो यहाँ पे देखिए इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पूछ रहा है, मतलब कि सिंपल सी बात है कि ये करेंट में आएगा क्योंकि कैपिटल में तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि एफडीआई, एफआईआई, लोन्स वगैरह आते हैं। तो कैपिटल तो यहाँ पे नहीं आएगा। अब इसमें ये देखना है कि डेफिशिएंट आता है कि सरप्लस आता है। तो यहाँ पे बोल रहा है इफ़ इम्पोर्ट आर मोर देन एक्सपोर्ट, मतलब हम कोई भी चीज़ को खरीद ज़्यादा रहे हैं पर बेच उससे भी ज़्यादा रहे हैं। मोर देन एक्सपोर्ट मतलब बेचने से भी ज़्यादा हम किसी चीज़ को खरीद रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं बोलती हूँ कि अगर एक शॉप है, शॉप में वो किसी चीज़ को 40,000 का इंपोर्ट कर रहा है, किसी भी सामान को, कोई भी पर्टिकुलर इंग्रेडिएंट्स है, सामान की बात करें हम, अगर किसी का सिंपल सी बात है कपड़े की दुकान है, अगर वो कपड़े की दुकान में 40,000 का सामान लेके आ रहा है एक महीने में पर वो बेच पा रहा है सिर्फ 10,000 में, तो सिंपल सी बात है ना कि उसको तो लॉस ही हो रहा है, मतलब उसके खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं एज़ कम्पेयर टू अगर देखा जाए यहाँ पे। तो यहाँ पे इम्पोर्ट्स आर मोर देन द एक्सपोर्ट बोल रहा है, मतलब यहाँ पे समझ में आ रहा है कि उसको ऑलरेडी लॉस हो रहा है। सो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा करेंट अकाउंट डेफिशिएंट। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि अगर यहाँ पे लिखा होता है इफ़ एक्सपोर्ट आर मोर देन इंपोर्ट तो इसका राइट आंसर होता करेंट अकाउंट सरप्लस। मतलब ये बहुत अच्छी चीज़ मानी जाती है कि हम कोई भी सामान कम लेके आ रहे हैं पर हमारा बिक्री सबसे ज़्यादा हो रही है, या कम में हम लेके आ रहे हैं पर फिर भी बहुत ज़्यादा हमारी बिक्री हो रही है, मतलब डिमांड मार्केट में बहुत ज़्यादा है तो हमारा बिजनेस काफ़ी अच्छा चल रहा है। पर यहाँ पर इसका डिमांड एंड सप्लाई वाला रूल्स फॉलो नहीं होता। यहाँ पर क्या है कि ये इंपोर्ट तो कर रहा है बट एक्सपोर्ट उतना नहीं कर पा रहा है जिस हिसाब से उसको करना चाहिए। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा करेंट अकाउंट डेफिशिएंट। तो यहाँ पे जो एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है इसको आप एक बार ज़रूर पढ़ें क्योंकि एक्सप्लेनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक्सप्लेनेशन पढ़ रहे हैं थोड़ा सा आप इसको जूम करके पढ़ लीजिएगा। मैं एक बार आपको बता देती हूँ एक्सप्लेनेशन में क्या लिखा हुआ है। International trade refer to the total trade that a country does with all other countries in the world. Balance of payment statement is broadly divided into two accounts, namely the current account and the capital account. ठीक है, यहाँ पे बता दिया उसने कि क्या क्या चीज़ें होती, कौन कौन सा नाम होता है जो कि मैंने पहले बताया। द करेंट अकाउंट हैज़ ऑल द डिटेल्स ऑफ ट्रांजेक्शन ऑन रेवेन्यू अकाउंट, जो कि मैंने आपको बताया जिसमें इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ये सारी चीज़ें आती हैं। वाइल द कैपिटल अकाउंट कैप्चर ऑल द कैपिटल फ्लो लाइक एफडीआई, एफआईआई एंड लोन्स आता है, ग्रांट्स आता है, ये सारी चीज़ें आपकी किस में आती है कैपिटल अकाउंट में। इफ़ इम्पोर्ट आर मोर देन एक्सपोर्ट देन कंट्री विल हैव अ करेंट अकाउंट डिफिशिएंट एंड इफ़ एक्सपोर्ट आर मोर देन इम्पोर्ट देन इट विल हैव करेंट अकाउंट सरप्लस। मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात हुई, लेकिन अगर मान लो ज़्यादा वो बेच पा रहा है, ज़्यादा एक्सपोर्ट कर पा रहा है तो इसका राइट आंसर होगा ये।
सो ये इसका राइट आंसर है। आई होप सो आपको ये क्लियर हुआ होगा। अगर नहीं क्लियर होगा तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसे और अच्छे से क्लियर करने की कोशिश करूँगी। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दीज फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट डू नॉट हैव अ डिफ़ॉल्ट रिस्क। तो ये क्वेश्चन में पूछ रहा है कि दीज फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स डू नॉट हैव अ डिफ़ॉल्ट रिस्क। ठीक है, डिफ़ॉल्ट रिस्क का मतलब ये होता है कि जब सामने वाली पार्टी जो है वो हमें धोखा दे देती है, मतलब हम उसके कारण रिस्क में आ जाते हैं, वो हमें डिफ़ॉल्ट कर देता है, हमारे साथ धोखाधड़ी कर देता है। सो ये यहाँ पे क्वेश्चन में ये पूछ रहा है। डिफ़ॉल्ट रिस्क का मतलब एक तरीके से ये भी हो सकता है कि सामने वाली पार्टी आपको पैसा देने से ही मना कर दे, डिफ़ॉल्ट कर दे, धोखाधड़ी कर दे, आपसे सामान ले लिया, अब आपको वो पैसा ही नहीं प्रोवाइड करा रही है, तो डिफ़ॉल्ट रिस्क में ये सारी चीज़ें आती हैं। तो इनमें से कौन सा ऐसा है ऑप्शंस जो कि डिफ़ॉल्ट रिस्क नहीं होगा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में? तो यहाँ पे आ रहा है इक्विटी शेयर्स। तो इक्विटी शेयर्स इसका राइट आंसर है, क्योंकि इक्विटी शेयर्स में ये होता है कि आपको लॉस हो सकता है, बट कंपनी आपको गारंटी तो नहीं दे रही ना कि हम आपका प्रोडक्ट ले रहे हैं, हम आपको प्रोडक्ट बेच रहे हैं। ठीक है, आपको लॉस हो सकता है, आपने पैसे लगाए हैं, आप अपनी गारंटी पे पैसे लगाते हो, और या तो आपको प्रॉफिट होता है या तो आपको लॉस होता है, वो सब कुछ आपके जानने के हिसाब से होता है। तो यहाँ पे कोई कंपनी आपके साथ धोखाधड़ी नहीं करती है, डिफ़ॉल्ट नहीं करती। तो इसका मतलब ये होता है कि जैसे डिफ़ॉल्ट रिस्क नहीं होती है इक्विटी शेयर्स में, बिकॉज ऑफ पर्टिकुलर जो इंसान होते हैं जो जैसे कि डीमेट अकाउंट ओपन करने के बाद एक दूसरे से खरीदते बेचते हैं। कंपनी आपको गारंटी नहीं देती, कंपनी आपको शेयर्स नहीं बेच रही है, लोग आपस में एक दूसरे से खरीदते बेचते हैं। किसी ने किसी भी शेयर्स को बाई किया तो किसी ने सेल किया, जिसने सेल किया उसको प्रॉफिट हुआ तो जिसने बाई किया उसे लॉस हो गया, या जिसने बाई किया उसके एक लेवल तक, एक पॉइंट तक अगर उस शेयर का रेट आ जाता है तो जिसने सेल किया है उसको लॉस हो जाता है, उसका पैसा हमारे पास आ जाता है। तो आपस में लोग एक दूसरे से ट्रेड करते हैं, एक दूसरे के साथ खरीदते बेचते रहते हैं। यहाँ पे कंपनी आपको ये गारंटी नहीं देती है। बट बॉन्ड में ये चीज़ हो सकती है, क्योंकि बॉन्ड में क्या होता है कि जैसे यहाँ पे ऑप्शन दिया इन्वेस्टमेंट ग्रेड कॉर्पोरेट बॉन्ड हो गया, जैसे कि कोई बैंकिंग सेक्टर है, या फॉरेन करेंसी बॉन्ड हुआ, या हाई यील्ड कॉर्पोरेट बॉन्ड हुआ, तो ये रिस्क फ्री नहीं होता है। क्योंकि देखो उन्होंने बोला कि आज यहाँ पे आप पैसा लगाइए 10 साल तक, 10 साल बाद हम, या आपने 5 लाख लगाया, हम आपको 15 लाख रुपए देंगे। बट ज़रूरी नहीं ना, कंपनी तो दिवालिया घोषित भी हो सकती है, हो सकता है कि वो कंपनी ही 15 साल बाद ना रहे, वो भाग जाए, है ना, कुछ भी हो सकता है। या कंपनी लॉस में चली जाएगी तो आपको पैसा ही नहीं मिलेगा, आपका पैसा फंस जाएगा, या आपको कम मिलेगा। तो ये डिफ़ॉल्ट रिस्क होता है। और इक्विटी शेयर्स में रिस्क होता है, बट ट्रेडिंग का रिस्क होता है, वहाँ पे कंपनी आपके साथ कोई धोखाधड़ी नहीं करती है, कंपनी डिफ़ॉल्ट रिस्क में नहीं आती है। सो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा इक्विटी शेयर्स। और एक्सप्लेनेशन को बहुत अच्छे से आप पढ़ो। एक्सप्लेनेशन अगर आप पढ़ते हो तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिट्स रहते हैं, क्योंकि इसमें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें लिखी होती हैं सीखने के लिए। क्रेडिट रिस्क एंड डिफ़ॉल्ट रिस्क रिफर द पॉसिबिलिटीज दैट द पर्टिकुलर बॉन्ड इशूअर विल नॉट टू बी एबल टू मेक एक्सपेक्टेड इंटरेस्ट रेट पेमेंट एंड प्रिंसिपल पेमेंट। ठीक है, डेप्थ इंस्ट्रूमेंट आर सब्जेक्ट टू डिफ़ॉल्ट रिस्क। डेप्थ बॉन्ड ये सारी चीज़ें जो होती हैं तो वो सब्जेक्ट टू डिफ़ॉल्ट रिस्क एज दे हैव ए प्री कमिटेड पे आउट्स। वो पहले ही बोल देती कि हम इतना आपको पे करेंगे, और उस टाइम पे अगर वो पे नहीं कर पाती तो वो डिफ़ॉल्ट करती। इक्विटी शेयर डू नॉट हैव एनी डिफ़ॉल्ट रिस्क एज द इश्यूअर इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू रीपे द अमाउंट। वो आपको नहीं बोलती कि भाई आप इसमें लगाओ, आप पैसा लगा दो, मैं आपको इतना दूंगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो देखा आपने, अगर एक्सप्लेनेशन अगर आप पढ़ते हो ना तो आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है। चलिए अब मिलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। आज के लिए सिर्फ इतना ही। टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ एंड योर फैमिली। जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट। गाइस देखिए, यहाँ पे मैंने आपको कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है। अगर आपको यहाँ पे लगता है तो आप क्लासेस की कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहते हो, मोर डिटेल्स चाहते हो, तो यहाँ पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। ये आपको इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक और जीमेल सबका मैंने आईडी यहाँ पे प्रोवाइड कराया हुआ है। प्लस आपको हमारी कंपनी की वेबसाइट भी मिल जाएगी, वहाँ पे भी आप हमें मैसेज करोगे तो हमारी कंपनी की जो टीम है वो आपको डायरेक्टली मेल के थ्रू बात करेंगी। और क्लासेस रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो भी आप डायरेक्टली जाके खुद वेबसाइट पे देख सकते हो। आई होप सो ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ एंड योर फैमिली। जय हिंद। और साथ में यहाँ पे आप फॉलो करना ना भूलें। प्लस आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो डायरेक्टली आपको खुद वेबसाइट के थ्रू मिल जाएगी, तो आप वहाँ पे जाके खुद देख सकते हो, आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहेगी। तब तक के लिए बाय बाय।